नमस्कार। आप देख रहे हैं इतिहास कक्षा 10 की पुस्तक से लाइन बाय लाइन प्रश्न। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो पहला प्रश्न, फ्रेडरिक सरयू कौन था? फ्रेडरिक सरयू फ्रांसीसी कलाकार था। फ्रेडरिक सरयू ने 4 चित्रों की श्रृंखला किस वर्ष बनाई? तो फ्रेडरिक सरयू ने 4 चित्रों की श्रृंखला 1848 में बनाई। सरयू के चित्रों का मुख्य विषय क्या था? तो सरयू के चित्रों का मुख्य विषय जनतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य स्थापित करना था। स्वतंत्रता की प्रतिमा के एक हाथ में क्या है? तो मशाल। स्वतंत्रता की प्रतिमा के एक हाथ में मशाल है। और स्वतंत्रता के प्रतिमा के दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र है। तो पहला में मशाल और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र। सरयू के चित्र में लोगों की पहचान किससे होती है? तो सरयू की चित्र में लोगों की पहचान उसके झंडे से होती है। सरयू के चित्र में जर्मन झंडा किसकी उम्मीदों का अभिव्यक्ति है? तो उदारवादी उम्मीदों का अभिव्यक्ति है जर्मन झंडा। 1848 में जर्मन लोग किस रूप में संगठित नहीं थे? तो धार्मिक तौर पर जर्मन लोग संगठित नहीं थे। सरयू के अनुसार स्वर्गीय दृश्य का प्रतीक क्या है? तो राष्ट्रों के बीच भाईचारा स्थापित करना स्वर्गीय दृश्य का प्रतीक है। कल्पनादर्श यूटोपिया का अर्थ क्या है? तो ऐसा समाज जिसकी कल्पना असंभव हो। अर्नेस्ट रेनन कौन था? तो अर्नेस्ट रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक था। अर्नेस्ट रेनन ने राष्ट्र क्या है विषय पर व्याख्यान किस विश्वविद्यालय में दिया? तो सोर्बोन विश्वविद्यालय में दिया था। अर्नेस्ट रेनन ने व्याख्यान किस वर्ष दिया? तो 1882 में अर्नेस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद क्या है पर व्याख्यान दिया था सोर्बोन विश्वविद्यालय में। रेनन के प्रसिद्ध निबंध का शीर्षक क्या है? तो क्वेस्ट सी क्वेन नेशन। यह फ्रेंच भाषा में है और हिंदी में राष्ट्र क्या है पर भाषण दिया था और रेनन का यह निबंध है। रेनन ने किस विचारों की आलोचना की? तो रेनन ने राष्ट्र समान भाषा नस्ल धर्म क्षेत्र से बनता है इस विचार की आलोचना की। रेनन के द्वारा भाषा समान नस्ल और धर्म क्षेत्र से बनता है इस विचारों की आलोचना की गई थी। रेनन के अनुसार राष्ट्र किसका परिणाम है? तो लंबे प्रयास त्याग और निष्ठा का परिणाम है राष्ट्र। रेनन ने राष्ट्र की नींव किस पर आधारित बताई? तो रेनन ने राष्ट्र की नींव आधारित बताई सामाजिक पूंजी अतीत के गौरव और महान पुरुषों की स्मृति पर। रेनन के अनुसार राष्ट्र की एक प्रमुख शर्त क्या है? तो रेनन के अनुसार राष्ट्र का एक प्रमुख शर्त अतीत में समान गौरव और वर्तमान में समान इच्छा का होना है। रेनन ने राष्ट्र को किस रूप में परिभाषित किया? तो रेनन ने राष्ट्र को एक बड़ी व्यापक एकता के बारे में परिभाषित किया। रेनन के अनुसार राष्ट्र का अस्तित्व किसके समान है? तो एक रोज होने वाले जनमत संग्रह का परिणाम है राष्ट्र। रेनन के विचार में किसी प्रांत का मालिक कौन होता है? तो रेनन के अनुसार प्रांत का मालिक वहाँ के निवासी होते हैं। रेनन के अनुसार किस देश का विलय कैसा होना चाहिए?
तो वहाँ के निवासियों की इच्छा से किसी देश का विलय होना चाहिए। रेनन ने राष्ट्र के अस्तित्व को किस रूप में देखा? तो रेनन ने राष्ट्र के अस्तित्व को स्वतंत्रता की गारंटी के रूप में देखा था। रेनन ने किस बात की चेतावनी दी? तो रेनन ने इस दुनिया में केवल रेनन ने किस बात की चेतावनी दी? तो दुनिया में केवल एक कानून और एक मालिक होगा तो स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, इसकी चेतावनी रेनन ने दी थी। रेनन के अनुसार राष्ट्र का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्र का वास्तविक उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता बनाए रखना है। रेनन के अनुसार राष्ट्र का वास्तविक उद्देश्य वहाँ की स्वतंत्रता और समानता को बनाए रखना है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस वर्ष हुई? तो 1789 में राष्ट्र की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी। 1789 में फ्रांस पर किसका आधिपत्य था? तो 1789 में फ्रांस पर निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभुसत्ता किसके पास चली गई? फ्रांसीसी क्रांति से प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों के समूह के पास चली गई। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार किनसे जुड़े हैं? तो यह अमेरिकी क्रांति से जुड़े हुए हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का कौन सा चुना गया? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा चुना गया था। स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रखा? तो स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन सी बोली को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया? तो फ्रेंच या पेरिस की भाषा को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने यूरोप के अन्य देशों के लिए क्या घोषणा की? तो वे सबको निरंकुश शासकों से मुक्त कराएंगे, इसकी घोषणा की। फ्रांसीसी क्रांति की खबर फैलने पर यूरोप के विभिन्न शहरों में क्या स्थापित किया गया? तो फ्रांसीसी क्रांति की खबर फैलने पर यूरोप के शहरों में जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई। 1790 के दशक में फ्रांसीसी सेनाएं किन-किन देशों में घुसी? तो फ्रांसीसी सेना 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में घुस गई थी। नेपोलियन ने किस क्षेत्र में फ्रांसीसी सुधारों की शुरुआत की? तो नेपोलियन ने फ्रांसीसी सुधारों की शुरुआत फ्रांस के अधीन सभी क्षेत्रों में की थी। नेपोलियन की 1804 की नागरिक संहिता को क्या कहते हैं? तो नेपोलियन के 1804 की नागरिक संहिता को नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। नेपोलियन की संहिता ने किस विशेषाधिकार को समाप्त किया? तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता ने समाप्त कर दिया। नेपोलियन की नागरिक संहिता का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो नेपोलियन की नागरिक संहिता का प्रमुख सिद्धांत कानून के समक्ष समानता बनाए रखना है। किन देशों में नेपोलियन ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की? तो इंग्लैंड, रूस, स्पेन और पुर्तगाल में नेपोलियन ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू की। नेपोलियन ने किसानों को किससे मुक्ति दिलाई? तो भूदासत्व, जागीरदारी और सामंतवादी व्यवस्था से नेपोलियन ने किसानों को मुक्ति दिलाई थी। शहरों में कारीगरों को किस नियंत्रण को समाप्त किया गया? शहरों में कारीगर के किस नियंत्रण को समाप्त किया गया? तो वहाँ श्रेणी संघ
श्रेणी संघों के नियंत्रण को समाप्त किया गया। नेपोलियन के सुधारों से उद्योगपतियों को क्या लाभ हुआ? तो नए नेपोलियन के सुधारों से उद्योगपतियों को व्यापारिक स्वतंत्रता और समानता कानून मिले, यह लाभ हुआ। नेपोलियन के शासन के प्रति स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी? तो नेपोलियन के शासन के प्रति स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया थी कि शुरू में समर्थन दिया और बाद में उसका विरोध किया। फ्रांसीसी शासन के खिलाफ लोगों में असंतोष क्यों बढ़ा? तो टैक्स, कर, सेंसरशिप, जबरन भर्ती के कारण लोगों में असंतोष पैदा हुआ। नेपोलियन को 1813 की किस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा? तो लाइप्सिग की लड़ाई में नेपोलियन को 1813 में हार का सामना करना पड़ा था। मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे में क्या नहीं पाया जाता था? तो राष्ट्र और राज्य। मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे में राज्य और राज्य नहीं पाया जाता था। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड किस रूप में विभाजित थे? तो जर्मन, इटली, स्विट्जरलैंड राजशाही, डचियों और कैंटोनों में विभाजित थे। पूर्वी और मध्य यूरोप किसके अधीन थे? तो पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य किन किन क्षेत्रों में मिलाकर बना था? तो हैब्सबर्ग साम्राज्य टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटेनलैंड और बोहेमिया को मिलाकर बना था। बोहेमिया के कुलीनबर्ग में कौन सी भाषा प्रमुख थी? तो बोहेमिया के कुलीनबर्ग में जर्मन भाषा प्रमुख थी। हैब्सबर्ग साम्राज्य में किन इतालवी भाषी प्रांतों को शामिल किया गया? तो लम्बार्डी और वेनेशिया को शामिल किया गया। हंगरी के आधे लोग कौन सी भाषा बोलते थे? तो मैग्यार भाषा हंगरी के आधे लोग बोलते थे। गलीशिया के कुलीनबर्ग की भाषा कौन सी थी? तो पोलिश भाषा थी। ट्रांसिल्वेनिया के मुख्य रूप से कौन से लोग रहते थे? तो ट्रांसिल्वेनिया में मुख्य रूप से रोमन लोग रहते थे। नेपोलियन ने इटली पर कब हमला किया जिससे नेपोलियाई युद्धों का शुरुआत हुआ? नेपोलियाई युद्धों का शुरुआत 1797 में हुआ। नेपोलियन का पतन और वियना शांति संधि किस वर्ष हुई? तो 1814 और 1815 के बीच नेपोलियन का पतन और वियना शांति संधि हुई थी। यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की शुरुआत कब हुई? तो यूनानी स्वतंत्रता का संघर्ष शुरुआत 1821 ईस्वी में हुई थी। 1848 फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन से वर्गों ने बगावत की? तो कारीगर, औद्योगिक मजदूर और किसानों ने 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के समय बगावत की थी। 1848 में मध्य वर्ग ने क्या मांगा? तो 1848 में मध्य वर्ग ने संविधान और प्रतिनिध्यात्मक सरकार का गठन करने की मांग की। 1848 में किन राष्ट्रों ने राष्ट्र राज्य बनने की मांग की? तो इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश और चेक ने राष्ट्र राज्य बनने की मांग की थी 1848 में। इटली का एकीकरण किस अवधि में हुआ? तो इटली का एकीकरण 1859 से 1870 के बीच हुआ। इटली का एकीकरण 1859 से 1870 के बीच अवधि में हुआ।
जर्मनी का एकीकरण किस अवधि में हुआ? तो 1866 से 1871 के बीच जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1905 में किन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत हुआ? तो 1905 में साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत हुआ हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य। यूरोप में सामाजिक और राजनीतिक रूप से सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग कौन था? तो कुलीन वर्ग था। कुलीन वर्ग के सदस्य किस चीज से एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे? तो क्षेत्रीय विभाजन के आर पार व्याप्त संबंधों से बंधे हुए थे। कुलीन वर्ग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। अधिकांश यूरोपीय जनसंख्या किस वर्ग से संबंधित थे? तो अधिकांश यूरोपीय जनसंख्या कृषक वर्ग से संबंधित थे। पश्चिमी यूरोप में किसान प्रायः किस रूप में खेती करते थे? तो पश्चिमी यूरोप में किसान किराएदार और छोटे काश्तकार के रूप में खेती करते थे। पूर्वी और मध्य यूरोप में खेती कौन करता था? भूदास पूर्वी और मध्य यूरोप में खेती करते थे। औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से क्या हुआ? तो औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिकरण कब आरंभ हुआ? तो इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ। उदारवाद शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। लीबर शब्द का अर्थ क्या है? तो लीबर का अर्थ होता है आज़ादी। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का क्या अर्थ था? तो नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ व्यक्ति की आज़ादी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी था। राजनीतिक रूप से उदारवाद किस प्रकार की सरकार पर बल देता था? तो राजनीतिक रूप से उदारवाद सहमति से बनी सरकार पर बल देता था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद किन किन चीज़ों का समर्थक था? तो निरंकुश शासक, पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति के समर्थक थे। क्रांतिकारी फ्रांस में मत देने और चुने जाने का अधिकार किसे था? तो केवल संपत्तिवान पुरुषों को था। संपत्ति विहीन पुरुषों और महिलाओं को क्या नहीं था? तो राजनीतिक अधिकार प्राप्त संपत्ति विहीन पुरुषों और महिलाओं को नहीं था। किस शासन काल में सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ? तो जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ। नेपोलियन की संहिता ने क्या किया? तो नेपोलियन की संहिता ने सीमित मताधिकार को पुनः लागू कर दिया। नेपोलियन की संहिता में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो नेपोलियन की संहिता में महिलाओं की स्थिति उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया था। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद किन बातों के पक्ष में था? तो बाजारों की मुक्ति और राज्य नियंत्रण की समाप्ति के पक्ष में था। 19वीं सदी में किस वर्ग ने आर्थिक स्वतंत्रता की मांग की? तो 19वीं सदी में उभरते मध्य वर्ग ने आर्थिक स्वतंत्रता की मांग की। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से कितने जर्मन राज्यों का महासंघ बना? तो 39। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से 39 जर्मन राज्यों का महासंघ बना। 1833 में हैब्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाते समय व्यापारी को कितनी सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था?
तो 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। प्रत्येक सीमा शुल्क नाके पर व्यापारी को लगभग कितना शुल्क देना पड़ता था? तो 5% शुल्क देना पड़ता था। उस समय कपड़े को नापने के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग होता था? एले नाम का पैमाना कपड़े नाप के लिए प्रयोग होता था। फ्रैंकफर्ट में एक एले कपड़े की लंबाई कितनी थी? तो 54.7 सेंटीमीटर फ्रैंकफर्ट में कपड़े की एक एले कपड़े की लंबाई होती थी। न्यूरेमबर्ग में एक एले कपड़े की लंबाई कितनी थी? तो 65.6 सेंटीमीटर न्यूरेमबर्ग में एक एले कपड़े की लंबाई होती थी। 1834 में परसा की पहल पर कौन सा शुल्क संघ बनाया गया? तो 1834 में परसा की पहल पर शुल्क संघ बनाया गया था, उसे जॉल्वेराइन कहते हैं। जॉल्वेराइन की स्थापना का क्या परिणाम हुआ? शुल्क अवरोध समाप्त हुए और मुद्राएं घटकर 2 रह गई। जॉल्वेराइन से पहले जर्मन राज्यों में कितनी से अधिक मुद्राएं प्रचलित थी? तो जॉल्वेराइन से पहले 30 मुद्राएं प्रचलित थी, जो बाद में 2 रह गई। जॉल्वेराइन ने किस चीज को बढ़ावा दिया? तो राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण को जॉल्वेराइन ने बढ़ावा दिया। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें किस भावना से प्रेरित थी? तो रूढ़िवादी भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादियों के अनुसार राज्य की शक्ति को अधिक कारगर और मजबूत कौन बना सकता था? आधुनिकीकरण। 1815 में यूरोप के लिए समझौता तैयार करने हेतु वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो ड्यूक मेटरनिख ने वियना सम्मेलन की मेजबानी की थी 1815 में। वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेपोलियन के युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना वियना संधि का उद्देश्य था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए किस वंश को सत्ता में बहाल किया गया? तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो राजवंश को सत्ता में बहाल किया गया। फ्रांस की सीमाओं पर नए राज्य क्यों स्थापित किए गए? तो फ्रांस की सीमाओं पर नए राज्य इसलिए स्थापित किए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न हो सके। वियना संधि के अनुसार नीदरलैंड्स के राज्य में कौन सा क्षेत्र जोड़ा गया? तो नीदरलैंड्स के राज्य में बेल्जियम को जोड़ा गया। प्रसा को वियना संधि में कौन सा क्षेत्र मिला? तो प्रसा को वियना संधि में पोलैंड का क्षेत्र मिला। रूस को वियना संधि में क्या दिया गया? तो पोलैंड का हिस्सा रूस को दिया गया। नेपोलियन द्वारा बनाए गए 39 राज्यों के जर्मन महासंघ का क्या हुआ? उसे बरकरार रखा गया। वियना संधि का मुख्य उद्देश्य किस व्यवस्था की बहाली था? तो राजतंत्रों की बहाली था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था कैसी थी? तो निरंकुश शासन व्यवस्था थी। ज्यूसेपी मेजनी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो मेजनी का जन्म 1805 में जिनेवा में हुआ। मेजनी किस गुप्त संगठन का सदस्य था? कार्बोनरी का था। लिगुरिया में क्रांति के प्रयास के बाद मेजनी के साथ क्या हुआ? दोस्तों, मेजनी या मेत्सनी उसी का नाम है, उसे बहिष्कृत कर दिया गया। मेत्सनी या मेजनी ने कौन से 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की? तो यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की। यंग यूरोप संगठन की स्थापना कहाँ की गई? तो बर्न में की गई थी।
मेजनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार कौन सी इकाई प्राकृतिक है। तो राष्ट्र इकाई जो है मेजनी के अनुसार ईश्वर की मर्जी से बनाई गई यह एक इकाई प्राकृतिक माना जाता है राष्ट्र। मेजनी के अनुसार इटली को क्या बनना चाहिए था? एकीकृत गणतंत्र बनना चाहिए था। मेजनी के मॉडल की देखा देखी किन देशों में गुप्त संगठन बने? तो मेजनी की देखा देखी के अनुसार जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन बने थे। मेजनी ने किस शासन का घोर विरोध किया? तो राजतंत्र का घोर मेजनी ने किया था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने मेजनी को क्या कहा? तो हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने मेजनी को कहा था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। 1830-48 के बीच यूरोप के कई क्षेत्रों में किस विचारधारा को क्रांति से जोड़ा गया? तो उदारवाद और राष्ट्रवाद को 1830 से 48 के बीच यूरोप के क्षेत्रों की विचारधारा के रूप में क्रांति से जोड़ा गया था। वह सब था उदारवाद और राष्ट्रवाद। प्रथम विद्रोह फ्रांस में कब हुआ था? तो प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ था। जुलाई 1830 की क्रांति में किसे सत्ता से हटाया गया? तो बुर्बो राजा को जुलाई 1830 में क्रांति से हटाया गया था। जुलाई क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो जुलाई क्रांति के बाद फ्रांस में जो शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी वह संवैधानिक राजतंत्र थी। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष कौन था? लुई फिलिप को बनाया गया था फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष। मेटरनिख ने फ्रांस के बारे में क्या कहा? तो फ्रांस के बारे में मेटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति के प्रभाव से ब्रसेल्स में क्या हुआ? तो विद्रोह भड़क गया था। ब्रसेल्स विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो ब्रसेल्स विद्रोह के परिणाम स्वरूप बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हो गया। यूनान किस साम्राज्य का हिस्सा था? ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा यूनान था। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ? 1821 में यूनान का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग का समर्थन मिला? तो निर्वासन में रह रहे यूनानी और पश्चिम यूरोप के लोगों का समर्थन मिला। यूनान की स्वतंत्रता के प्रति पश्चिमी यूरोप के लोग सहानुभूति क्यों रखते थे? क्योंकि वे प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रशंसक थे। यूनान की स्वतंत्रता के समर्थन में किस अंग्रेज कवि ने भाग लिया? तो लॉर्ड बायरन ने भाग लिया था। लॉर्ड बायरन की मृत्यु कैसे हुई? बुखार के कारण लॉर्ड बायरन की मृत्यु हो गई। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता किस संधि द्वारा दिया गया? तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता 1832 की कस्तुनतुनिया की संधि से दिया गया। जर्मन दार्शनिक कौन थे जिन्होंने आम लोगों में सच्ची जर्मन संस्कृति के निहित होने की बात कही? तो जर्मन दार्शनिक थे योहान गॉटफ्रीड, जो आम लोगों में सच्ची जर्मन संस्कृति के निहित होने की बात कही थी। योहान गॉटफ्रीड किस विचारधारा से जुड़े थे? तो रोमानी चिंतक विचारधारा से जुड़े थे।
योहान गॉटफ्रीड के अनुसार राष्ट्र की सच्ची आत्मा किसमें प्रकट होती थी? तो लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्यों में राष्ट्र की सच्ची आत्मा प्रकट होती थी, योहान गॉटफ्रीड के अनुसार। लोक संस्कृति के रूप को एकत्र करने का उद्देश्य क्या था? तो लोक संस्कृति के स्वरूप को एकत्र करने का उद्देश्य था कि राष्ट्र का निर्माण की परियोजना को मजबूत बनाया जा सके। स्थानीय बोलियों और लोक साहित्य को एकत्र करने के क्या उद्देश्य थे? तो आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाना उद्देश्य था। पोलैंड का विभाजन किन शक्तियों ने किया? तो पोलैंड का विभाजन रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया ने किया। पोलैंड की राष्ट्रीय भावना को जीवित रखने का माध्यम क्या बना? तो संगीत और भाषा पोलैंड की राष्ट्रीय भावना को जीवित रखने का माध्यम बना था। किस संगीतकार ने अपने ओपेरा और संगीत से पोलैंड के राष्ट्रीय संघर्ष का गुणगान किया? तो कैरोल कुरपिस्की ने ओपेरा और संगीत से पोलैंड के राष्ट्रीय संघर्ष का गुणगान किया। कौन से लोक नृत्य पोलैंड के राष्ट्रीय प्रतीक बने? तो पोलेनेस और माजूरका पोलैंड के राष्ट्रीय लोक नृत्य के प्रतीक बने। पोलैंड में रूसी कब्जे के बाद स्कूलों में कौन सी भाषा थोपी गई? तो रूसी भाषा को थोपी गई थी। पोलिश भाषा को किस रूप में इस्तेमाल किया गया? तो राष्ट्रवादी विरोधी के हथियार के रूप में, राष्ट्रवादी विरोध के हथियार के रूप में पोलिश भाषा का इस्तेमाल किया गया। चर्च और धार्मिक शिक्षा में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो चर्च और धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा का प्रयोग किया गया। पोलिश भाषा के प्रयोग के कारण रूसी अधिकारियों ने क्या किया? तो पादरी और बिशपों को जेल में डाल दिया। पोलिश भाषा के प्रयोग के कारण रूसी अधिकारियों ने पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया था। रूसी अधिकारियों ने पोलिश और पादरियों को सजा देते हुए कहाँ भेजा? तो रूसी अधिकारियों ने पादरियों को सजा देते हुए साइबेरिया भेजा था। पोलिश भाषा किसका प्रतीक बन गया? तो रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक था पोलिश भाषा। 1848 का वर्ष यूरोप में किस कारण से प्रसिद्ध है? तो 1848 का वर्ष यूरोप में कृषक और श्रमिक विद्रोह के कारण प्रसिद्ध है। 1848 में पेरिस में हुए विद्रोह के बाद किसे भागना पड़ा? तो लुई फिलिप को 1848 में पेरिस में हुए विद्रोह के बाद भागना पड़ा था। लुई फिलिप के भागने के बाद किस संस्था ने शासन संभाला? तो राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली ने लुई फिलिप के भागने के बाद शासन को संभाला था। राष्ट्रीय सभा ने किसकी घोषणा की? तो राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा की थी। राष्ट्रीय सभा ने 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को क्या दिया? तो मताधिकार करने का उत्तरदायित्व दिया था। मताधिकार का दायित्व दिया वयस्क पुरुषों को। जो व्यक्ति 21 वर्ष से ऊपर के थे उसे मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 1848 में काम के अधिकारों की गारंटी किसने दी? तो काम के अधिकारों की गारंटी फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1848 में दी थी। 1845 में सिलेसिया में किसने विद्रोह किया? बुनकरों ने 1848 में सिलेसिया में विद्रोह किया था। सिलेसियाई बुनकरों ने किसके खिलाफ विद्रोह किया? ठेकेदारों को प्रति किया था।
सिलेसिया में बुनकरों का व्यवसाय क्या था? सूती कपड़े बुनना था। विद्रोह के दौरान बुनकरों ने क्या किया? ठेकेदार की कोठी और सामान तोड़ दिए। सिलेसिया विद्रोह की जानकारी किस पत्रकार ने दी? तो विल्हेम वुल्फ ने सिलेसिया विद्रोह की जानकारी दी थी। 1848 की क्रांति के समय यूरोप में किसान मजदूर किन परिस्थितियों से ग्रस्त थे? तो गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से 1848 में किसान मजदूर ग्रस्त थे। फरवरी 1848 की घटना के परिणाम स्वरूप किसे गद्दी छोड़नी पड़ी? तो लुई फिलिप को गद्दी छोड़नी पड़ी थी फरवरी 1848 को। 1848 में फ्रांस में किस शासन की घोषणा की गई? तो गणतंत्र की घोषणा की गई थी। 1848 के फ्रांसीसी गणतंत्र की विशेषता क्या थी? तो फ्रांसीसी गणतंत्र की विशेषता 1848 में पुरुषों के सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित थी। जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य में एक उदारवादी ने किस मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ा? तो वह था संविधानवाद की मांग। फ्रैंकफर्ट नेशनल असेंबली का आयोजन किस शहर में हुआ? फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। फ्रैंकफर्ट संधि की पहली बैठक कब हुई? 18 मई 1848 में हुआ था। फ्रैंकफर्ट संसद में कुल कितने निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हुए? 831 निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हुए थे फ्रैंकफर्ट संसद में। फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? फ्रैंकफर्ट पैलेस में की गई थी। फ्रैंकफर्ट संसद ने जर्मन राष्ट्र के लिए क्या तैयार किया? तो संविधान का प्रारूप फ्रैंकफर्ट संसद ने जर्मन के लिए तैयार किया था। फ्रैंकफर्ट संसद ने किस राजा को जर्मन सम्राट का ताज पहनाने की पेशकश की? तो नेपोलियन तृतीय ने फ्रैंकफर्ट संसद में जर्मन सम्राट का ताज पहनाने की पेशकश की थी। फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ ने संसद में पेशकश को क्यों अस्वीकार किया? वह निर्वाचित सभा के विरोधी राजाओं के साथ था। फ्रैंकफर्ट संसद का सामाजिक आधार क्यों कमजोर हुआ? क्योंकि मजदूर और कारीगरों का समर्थन उसे नहीं मिला। मजदूरों और कारीगरों के समर्थन खोने से फ्रैंकफर्ट संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। अंततः फ्रैंकफर्ट असेंबली का क्या हुआ? सैनिकों द्वारा भंग कर दी गई। 1848 के उदारवादी आंदोलन में महिलाओं ने क्या भूमिका निभाई? सक्रिय भागीदारी भूमिका निभाई थी महिलाओं ने 1848 में। और 1848 में जो आंदोलन हुआ था वह था उदारवादी आंदोलन, जिसमें महिलाओं की भूमिका बहुत अच्छी थी, सक्रिय भूमिका थी। फ्रैंकफर्ट संसद में महिलाओं को क्या अधिकार प्राप्त थे? तो केवल दर्शक बने रहने का अधिकार प्राप्त था फ्रैंकफर्ट संसद में महिलाओं को। वह मत का अधिकार उसे प्राप्त नहीं था, केवल दर्शक बनकर रह सकती थी। फ्रैंकफर्ट संसद के दौरान महिलाओं को कहाँ खड़े होने दिया गया? तो दर्शक दीर्घा में महिलाओं को खड़े होने दिया गया। 1848 के बाद किन क्षेत्रों में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त की गई? हैप्सबर्ग और रूस के क्षेत्रों में 1848 में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया।
1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का किससे अलगाव होने लगा था? तो जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा था। 1848 में जर्मन मध्य वर्ग ने किस प्रकार राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया? तो राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था निर्वाचित संसद द्वारा शासित। 1848 में जर्मन में उदारवादी प्रयास को किसने दबा दिया था? तो राजशाही फौज ने 1848 में उदारवादी प्रयास को दबा दिया था। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में पर्सा के बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? जंकर्स कहा जाता था। जर्मन के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? तो जर्मन का एकीकरण का नेतृत्व बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी के एकीकरण के दौरान पर्सा ने कितने युद्ध लड़े? 3 युद्ध लड़ा था। जर्मनी के एकीकरण के लिए पर्सा ने किन देशों से युद्ध लड़ा? तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से युद्ध लड़ा था पर्सा ने जर्मनी के एकीकरण के लिए। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो 1871 में हुआ था। जर्मनी की सम्राट की घोषणा कहाँ हुई? वर्साई में हुआ था। जर्मनी के सम्राट के रूप में किसे घोषित किया गया? विलियम प्रथम को घोषित किया गया। वर्साई में जर्मन साम्राज्य की घोषणा कब की गई? तो 18 जनवरी 1871 में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी वर्साई में। जर्मन के राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया किसकी शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाती है? पर्सा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाती है। 19वीं सदी के बीच इटली कितने राज्यों में बटा? 7 राज्यों में इटली बटा। इटली के किन भागों पर ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों का शासन था? इटली के उत्तरी भाग पर ऑस्ट्रिया हैब्सबर्गों का शासन था। इटली के मध्य इलाकों पर किसका शासन था? पोप का शासन था। इटली के दक्षिण पर किसका शासन था? बुर्बो राजाओं का शासन था। 19वीं सदी के बीच तक इतालवी भाषा की क्या स्थिति थी? तो इतालवी भाषा की स्थिति थी अभी विविध क्षेत्रीय रूपों में विद्यमान थी। इतालवी भाषा एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए सुविचारित कार्यक्रम किसने प्रस्तुत किया? तो मेजनी ने किया था, ज्यूसेप मेजनी ने किस संगठन की स्थापना की? यंग इटली की स्थापना की। 1831 और 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता के बाद एकीकरण की जिम्मेदारी किस पर आई? तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर एकीकरण की जिम्मेदारी 1831 और 1848 के क्रांतिकारियों की असफलता के बाद एकीकरण की जिम्मेदारी विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आई थी। सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक था। इटली के मंत्री प्रमुख काबूर किसका नेतृत्व कर रहा था? तो इटली के प्रमुख मंत्री काउंट काबूर एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। काबूर किस भाषा में अधिक दक्ष था? फ्रेंच भाषा में अधिक दक्ष था। 1859 में सार्डिनिया पिडमॉन्ट ने ऑस्ट्रियाई बलों को कैसे हराया? तो ऑस्ट्रियाई बलों को फ्रांस के साथ कूटनीतिक संधि से हराया था। 1859 के युद्ध में जोसेफ गैरिबाल्डी ने किस रूप में भाग लिया?
तो गैरिबाल्डी ने सशस्त्र स्वयंसेवकों के नेतृत्वकर्ता के रूप में भाग लिया। गैरिबाल्डी और उसके स्वयंसेवकों ने 1860 में किन क्षेत्रों में प्रवेश किया? तो दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राज्य में प्रवेश किया। 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया? विक्टर इमैनुअल को 1861 में इटली का राजा घोषित किया गया। एकीकृत इटली के अधिकांश निवासी किस स्थिति में थे? तो निरक्षर और राष्ट्रवाद से अनजान थे। दक्षिण इटली के किसानों ने इटालिया को किस रूप में समझा? तो इटालिया को विक्टर इमैनुअल की पत्नी का नाम दिया था। ब्रिटिश राष्ट्र राज्य के निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा था? इंग्लैंड। ब्रिटिश राष्ट्र राज्य के निर्माण का प्रमुख केंद्र इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के परिणाम स्वरूप क्या बना? तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 एक्ट के अनुसार यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण किया गया था। ब्रिटिश संसद में किस समूह का दबदबा रहा? तो आंग्ल सदस्य का दबा रहा। आंग्ल मतलब इंग्लिश सदस्यों का दबा रहा था। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों पर कौन सी पाबंदियां लगाई गई? स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों पर गैलिक भाषा बोलने की पाबंदियां लगाई गई। गैलिक भाषा बोलने और पारंपरिक पोशाक पहनने पर पाबंदी थी। आयरलैंड किस प्रकार के धार्मिक गुटों में विभाजित था? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में विभाजित था। अंग्रेजों ने आयरलैंड में किस गुटों का समर्थन किया? अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट गुट का समर्थन किया था। बोल्ट टोन किस संगठन का नेता था? यूनाइटेड आयरिशमैन संगठन का नेता था वोल्फटोन। आयरलैंड को किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया? 1801 में आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। ब्रिटिश राष्ट्र के प्रतीकों में से कौन सा झंडा माना गया? ब्रिटिश राष्ट्र के प्रतीक में यूनियन जैक को राष्ट्रीय झंडा माना गया था। ब्रिटिश राष्ट्र के राष्ट्रीय गान का नाम क्या था? गॉड सेव आवर नोबल किंग। ब्रिटिश राष्ट्र के राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबल किंग था। यूनाइटेड किंगडम में शामिल पुराने राष्ट्र किस रूप में रह गए? मातहत सहयोगी के रूप में। यूनाइटेड किंगडम में शामिल पुराने राष्ट्र केवल सहयोगी के रूप में थे। जोसेफ गैरिबाल्डी का जन्म कब हुआ? 1807 में। जोसेफ गैरिबाल्डी का संबंध किस प्रकार के परिवार से था? तटीय व्यापार में संलग्न परिवार से था। गैरिबाल्डी किस पेशे से जुड़ा था? गैरिबाल्डी नाविक था। 1833 में गैरिबाल्डी की मुलाकात किससे हुई थी? मैजनी से हुई थी। गैरिबाल्डी किस आंदोलन से जुड़ा था? यंग इटली आंदोलन से गैरिबाल्डी जुड़ा था। गैरिबाल्डी ने 1834 में किस विद्रोह में भाग लिया? पीडमोंट का गणतंत्रीय विद्रोह में गैरिबाल्डी ने 1834 में भाग लिया था।
असफल विद्रोह के बाद गैरिबाल्डी कहाँ भागना पड़ा? तो गैरिबाल्डी को दक्षिण अफ्रीका भागना पड़ा था। गैरिबाल्डी 1848 तक निर्वासन में रहा। कहाँ निर्वासन में रहा था? दक्षिण अमेरिका में। 1854 में गैरिबाल्डी ने किसका समर्थन किया? विक्टर इमैनुअल द्वितीय का गैरिबाल्डी ने 1854 में समर्थन किया था। विक्टर इमैनुअल द्वितीय किस प्रयास में जुटा था? तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय इतालवी राज्यों को एकीकृत करने के प्रयास में जुटा था। 1860 में गैरिबाल्डी ने किस अभियान का नेतृत्व किया? थाउजेंड का अभियान। 1860 में गैरिबाल्डी ने थाउजेंड का अभियान का नेतृत्व किया था। रेड शर्ट्स किसे कहा जाता है? गैरिबाल्डी के स्वयंसेवकों को रेड शर्ट्स के नाम से जानते हैं। 1867 में गैरिबाल्डी ने किस राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी? पेपल राज्य के खिलाफ गैरिबाल्डी ने 1867 में लड़ाई लड़ी। पेपल राज्य की रक्षा कौन कर रहा था? फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी पेपल राज्य की रक्षा कर रहा था। गैरिबाल्डी की रेड शर्ट्स किसके सामने टिक नहीं पाई? तो फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने गैरिबाल्डी का रेड शर्ट्स नहीं टिक पाया। पेपल राज्य इटली में कब शामिल हुआ? तो 1870 में पेपल इटली में शामिल हो गया। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र को किस रूप में प्रस्तुत किया? तो नारी के रूप या भेष में दिखाया गया था। राष्ट्रों को नारी रूप में प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या था? राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप देना। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र जैसे विचारों को किसके माध्यम से व्यक्त किया गया? तो सैनिक पुरुषों नारी के रूप में व्यक्त किया गया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को नारी के रूप में व्यक्त किया गया था। स्वतंत्रता का प्रतीक किसे माना गया? लाल टोपी और टूटी जंजीर को स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया। इंसाफ का प्रतीकात्मक रूप क्या था? इंसाफ का प्रतीकात्मक रूप एक महिला की आंखों पर पट्टी बंधी है और वह तराजू लिए है। 19वीं सदी में फ्रांस में राष्ट्र के नारी के रूप को क्या नाम दिया गया? मारियान। 19वीं सदी में फ्रांस में राष्ट्र के नारी रूपक को नाम दिया गया था मारियान। मारियान किस विचार का प्रतीक था? गणतंत्र और स्वतंत्रता का प्रतीक था। मारियान के चिन्ह क्या थे? लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मारियान की प्रतिमा सार्वजनिक चौकों पर क्यों लगाई गई? तो मारियान की प्रतिमा सार्वजनिक चौकों पर इसलिए लगाई गई क्योंकि जनता को राष्ट्रीय एकता के प्रतीक की याद दिलाना था। मारियान की छवि कहाँ कहाँ अंकित की गई? तो सिक्कों, डाक टिकटों पर मारियान की छवि को अंकित किया गया। जर्मन राष्ट्र का नारी रूपक कौन था? जर्मेनिया। जर्मन राष्ट्र का नारी रूपक जर्मेनिया था। जर्मेनिया अपने सिर पर क्या पहनती थी? तो बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट अपने सिर पर पहनती थी। बलूत वृक्ष का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? वीरता। डाक टिकट पर किसकी तस्वीर थी? मारियान की। जर्मेनिया का चित्र किसने बनाया था? फिलिप बेट ने जर्मेनिया का चित्र बनाया था। फिलिप बेट का जर्मेनिया चित्र कहाँ लटकाया गया था?
फ्रैंकफर्ट के सेंट पॉल चर्च की छत से फिलिप बेट का जर्मेनिया चित्र लटकाया गया था फ्रैंकफर्ट की सेंट पॉल चर्च की छत से। फिलिप बेट का जर्मेनिया चित्र फ्रैंकफर्ट सेंट पॉल चर्च की छत से लटका हुआ था। मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट में क्या बुलाया गया था? फ्रैंकफर्ट संसद बुलाया गया था। 19वीं सदी का अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का स्वरूप कैसा हो गया? तो संकीर्ण और सीमित लक्ष्यों वाला हो गया था। राष्ट्रवाद के प्रथम चरण में उसका स्वभाव कैसा था? तो आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक था। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का मुख्य स्रोत कौन सा था? तो 1871 में यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का मुख्य स्रोत बाल्कन का क्षेत्र था। बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन से देश शामिल थे? तो रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान, सर्बिया बाल्कन क्षेत्र में शामिल थे। बाल्कन क्षेत्र के निवासी को आमतौर पर क्या कहा जाता था? स्लाव। बाल्कन क्षेत्र के निवासी को स्लाव कहते थे। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा किसके नियंत्रण में था? ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था बाल्कन का क्षेत्र। बाल्कन लोगों ने अपने संघर्ष को किस रूप में देखा? तो खोई हुई आज़ादी को वापस पाने के प्रयास के रूप में बाल्कन के लोगों ने देखा था। कौन सी प्रमुख शक्तियां बाल्कन क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाना चाहती थी? तो बाल्कन क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने वाली शक्तियां रूस, जर्मन, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी था। बाल्कन क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का अंतिम परिणाम क्या हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध। बाल्कन क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का अंतिम परिणाम प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन हो चुका है और इसमें लगभग 259 प्रश्न हम लोगों ने 1 घंटे में पढ़ लिए हैं। धन्यवाद।